नमस्ते। भारत के जो लेबर लॉज थे, जो दशकों से चले आ रहे थे और काफी जटिल भी थे, उन्हें अब एक नई संहिता में बदल दिया गया है। नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। और ये कोड इंडिया में काम करने का तरीका, यूनियन बनाने का तरीका और झगड़ों को सुलझाने के तरीके, इन सब को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए समझते हैं कि ये बड़ा बदलाव असल में है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हायरिंग, फायरिंग और स्ट्राइक्स यानी काम पर रखने, निकालने और हड़ताल के नए नियम आखिर हैं क्या? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। क्योंकि देखिए, ये नियम सीधे सीधे लाखों कर्मचारियों और हजारों कंपनियों पर असर डालते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस नई रूल बुक में आखिर बदला क्या क्या है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। पहले देखेंगे कि ये नया कोड है क्या, फिर बात करेंगे यूनियनों को मान्यता कैसे मिलेगी, हड़ताल के नए नियमों पर भी नजर डालेंगे, वो जो 300 वर्कर वाली लिमिट है उसे समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्या विवादों का निपटारा अब तेजी से होगा, और आखिर में इन सब की सबसे जरूरी बातें एक साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, या जिसे हम आईआर कोड कह सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। इसने 3 बड़े और पुराने कानूनों को मिलाकर एक कर दिया है। सोचिए, इसमें 1926 का ट्रेड यूनियंस एक्ट और 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सब अब एक ही जगह आ गए हैं। मकसद है कि पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। तो सीधे सीधे कहें तो पहले जो कानूनों का एक जाल सा था, सब कुछ बिखरा हुआ, अब उसकी जगह एक सिंगल यूनिफाइड कोड आ गया। इसका लक्ष्य है कि नियम साफ सुथरे और आज के ज़माने के हिसाब से हों, ताकि इंडस्ट्री और वर्कर्स के बीच के रिश्तों के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो सके। अब आते हैं इस कोड की पहली और सबसे बड़ी बात पर। ये कोड एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियंस के बीच जो पावर बैलेंस है उसे कैसे बदलता है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब बातचीत की टेबल पर बैठा जाएगा तो वर्कर्स की तरफ से आवाज कौन उठाएगा? पहले ये चीज उतनी साफ नहीं थी, पर अब इसके लिए एक क्लियर कानूनी फ्रेमवर्क बनाया गया है। देखिए, पहले की समस्या ये थी कि यूनियंस रजिस्टर तो हो सकती थीं, लेकिन कानून में ऐसा कुछ नहीं था जो किसी कंपनी को उन यूनियंस के साथ बैठकर बात करने के लिए मजबूर कर सके। तो इससे होता क्या था? एक अजीब सा असंतुलन। यूनियन तो है, पर उसकी बात को सुनना या ना सुनना ये पूरी तरह से मैनेजमेंट की मर्जी पर था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए नया कानून एक 3 टियर सिस्टम लेकर आया है। चलिए इसे आसानी से समझते हैं। पहला केस, अगर कंपनी में सिर्फ एक ही यूनियन है तो उसे मान्यता मिल जाएगी अगर उसके पास कम से कम 30% वर्कर्स का सपोर्ट है। दूसरा केस, अगर किसी एक यूनियन के पास 51% या उससे ज्यादा वर्कर्स का सपोर्ट है तो फिर वही सोल नेगोशिएटिंग यूनियन यानी इकलौती आधिकारिक यूनियन होगी। और तीसरा केस, अगर किसी भी यूनियन के पास 51% का बहुमत नहीं है तो फिर वो सभी यूनियनें जिनके पास 20% से ज्यादा सपोर्ट है, वो सब मिलकर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल या बातचीत परिषद बनाएंगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स हैं। अब देखिए, यूनियन ए, बी और सी, इन तीनों के पास 20% से ज्यादा का सपोर्ट है, तो ये तीनों काउंसिल का हिस्सा बनेंगी। लेकिन यूनियन डी, जिसके पास सिर्फ 15% सपोर्ट है, वो इस 20% वाली लिमिट से नीचे है, इसलिए वो बाहर हो जाएगी। तो अब बिल्कुल साफ है कि मैनेजमेंट से बात करने के लिए टेबल पर कौन बैठेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बातचीत की टेबल पर कौन बैठेगा। पर तब क्या होगा जब बातचीत फेल हो जाए? अब बात करते हैं हड़ताल के नए नियमों की। और ये लेबर लॉ का हमेशा से एक बहुत ही सेंसिटिव और विवादास्पद मुद्दा रहा है। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, पहले क्या था? सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, यहाँ काम करने वालों को ही हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी था। लेकिन अब ये नियम हर एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट पर लागू कर दिया गया है। मतलब अब चाहे कोई छोटी फैक्ट्री हो या बड़ी आईटी कंपनी, सबको ये नोटिस पीरियड फॉलो करना होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कानूनी तौर पर हड़ताल पर जाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। स्ट्राइक या हड़ताल की परिभाषा को भी बदल दिया गया है, उसे और भी व्यापक बना दिया है। अब अगर किसी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा कर्मचारी एक ही दिन मास कैजुअल लीव पर चले जाते हैं तो उसे भी कानूनी तौर पर हड़ताल माना जाएगा। ये जो मास लीव का तरीका था, ये प्रोटेस्ट करने का एक बहुत कॉमन तरीका था। अब इसे भी नियमों के दायरे में ले आया गया है। तो अब सवाल यह है कि एक लीगल स्ट्राइक की पूरी प्रोसेस दिखती कैसी है। चलिए इस टाइमलाइन से समझते हैं। सबसे पहले यूनियन नोटिस देगी,
जिस दिन नोटिस दिया उस दिन से 14 दिन का एक कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू हो जाएगा। इस दौरान कोई हड़ताल नहीं हो सकती और बातचीत की कोशिशें होंगी। अगर बातचीत फेल हो जाती है तो 14 दिन के बाद और 60 दिन के अंदर ही हड़ताल की जा सकती है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 60 दिन के बाद वो नोटिस एक्सपायर हो जाता है। अगर फिर भी हड़ताल करनी है तो पूरा प्रोसेस फिर से शुरू करना होगा। वैसे एक बात और जानना जरूरी है, इस बदलाव पर काफ़ी बहस हुई थी। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसने भी सिफारिश की थी कि ये जो नोटिस वाला नियम है इसे सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज तक ही रखा जाए, लेकिन सरकार ने सिफारिश को नहीं माना और इसे सभी के लिए लागू कर दिया। तो हड़ताल के नियमों को और सख्त कर दिया गया। इसके अलावा इस कोड का एक और बहुत बड़ा और शायद उतना ही विवादास्पद पहलू है, और वो जुड़ा है छटनी यानी रिट्रेंचमेंट और तालाबंदी यानी क्लोजर से। ये चार्ट इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाता है। पहले क्या था, अगर किसी कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो उसे बड़ी संख्या में छटनी या कंपनी बंद करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इस लिमिट को सीधा 3 गुना बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया है। और हाँ, ये इंडस्ट्री की दशकों पुरानी मांग थी ताकि मार्केट के हिसाब से वो जल्दी फैसले ले सकें। तो जो भी कर्मचारी निकाला जाएगा उसे 15 दिन की सैलरी मिलेगी। पर यहां एक ट्विस्ट है, ये 15 दिन का वेतन अब 2 अलग अलग भुगतानों का हिस्सा है। पहला है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, जो पहले भी था, यानी नौकरी के हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी। लेकिन अब इसमें एक नई चीज जोड़ी गई है, वर्कर रीस्किलिंग फंड। इसमें कंपनी को हर निकाले गए वर्कर के लिए 15 दिन की सैलरी के बराबर पैसा एक अलग फंड में डालना होगा। इसका मकसद है कि उस पैसे से वर्कर कोई नई स्किल सीख सके। तो इसका सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जिनमें 100 से लेकर 299 कर्मचारी हैं। अब उन्हें छटनी या बंदी के लिए सरकार से पहले इजाजत लेने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें अब सरकार से सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी कंपनी में काम करने के पक्के नियम रखने की भी जरूरत नहीं है। इससे उन्हें सर्विस कंडीशंस तय करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता भी जताई जा रही है कि इससे कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बढ़ सकता है। मतलब कंपनियां परमानेंट नौकरी देने की जगह फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा तरजीह दे सकती हैं। तो एक तरफ तो कंपनियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या कर्मचारियों के लिए न्याय पाना आसान हुआ है? चलिए अब इस कोड के आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया। और यहाँ एक बहुत ही बड़ा, शायद सबसे क्रांतिकारी बदलावों में से एक है। पुराने सिस्टम में क्या था, एक वर्कर अपना केस सीधे ट्रिब्यूनल में नहीं ले जा सकता था। पहले सरकार उस मामले को रेफर करती थी, जिसमें बहुत देर हो जाती थी। अब नया सिस्टम ये कहता है कि अगर सुलह की प्रक्रिया शुरू होने के 45 दिन बाद भी कोई हल नहीं निकलता, तो वर्कर सीधा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर सकता है। यानी सरकार जो एक गेटकीपर की तरह काम करती थी, वो भूमिका अब खत्म कर दी गई है। पूरे स्ट्रक्चर को भी आसान बनाया गया है। लेबर कोर्ट और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जैसे कई पुराने कोर्ट्स को अब खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 लेवल का सिस्टम है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और इन ट्रिब्यूनल्स में अब 2 सदस्य होंगे, एक जुडिशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव, ताकि फैसला जल्दी और बेहतर हो। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात और, नौकरी से निकालने से जुड़ा कोई भी मामला अब 2 साल के अंदर ही फाइल करना होगा। एक टाइम लिमिट तय कर दी गई है। तो हमने इस कोड के सभी जरूरी पहलुओं को देख लिया है। अब अगर इन सब बदलावों का निचोड़ निकालें तो वो क्या है? देखिए, ये कोड असल में नियोक्ताओं और कर्मचारियों, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच एक नया बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये टेबल एक तरह से पूरे बदलाव की समरी है। एक तरफ देखिए, कंपनियों के लिए छटनी की लिमिट 100 से 300 हो गई है, जिससे उन्हें ज्यादा आज़ादी मिली है और सभी के लिए हड़ताल के नियम सख्त हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स के लिए यूनियन को मान्यता मिलने का एक पक्का कानूनी ढांचा बना है, ट्रिब्यूनल तक सीधी पहुंच मिली है और रीस्किलिंग फंड जैसी नई चीज भी आई है। तो ये एक तरह का लेन देन है, एक बैलेंसिंग एक्ट है। दोनों पक्षों को कुछ रियायतें मिली हैं और कुछ नियमों को सख्त किया गया है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, इस कोड का मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्कर की सुरक्षा, दोनों को एक साथ साधना। लेकिन क्या यह नया फ्रेमवर्क जमीनी हकीकत में इस मुश्किल संतुलन को साध पाएगा? कागज पर तो नियम बन गए हैं, लेकिन इनकी असली परीक्षा तो तभी होगी जब ये लागू होंगे। क्या ये वाकई उन 2 लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा जो अक्सर एक दूसरे के विपरीत दिखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ इस पूरे विषय को समझने के लिए शुक्रिया।